सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी में देखेंगे सबसे पहले प्रमुख दर्रे, भारत के प्रमुख दर्रे। इससे पहले की क्लास में हमने देखा था भारत की जनजातियां। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं, इसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आइए शुरू करते हैं भारत के दर्रे। तो आइए देखते हैं दर्रा क्या होता है। सबसे पहले तो दर्रे का मतलब जो है, ये दो पहाड़ियों के बीच कोई पतला रास्ता जिसका निर्माण नदियों के बहने के कारण होता है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो पर्वतों या फिर पहाड़ों के बीच, ये पर्वत हो गया या फिर मान लीजिए कोई पहाड़ है तो इसके बीच प्राकृतिक रूप से कोई भी पतला सा रास्ता ये बन जाता है, तो इसे ही दर्रा कहा जाता है। तो भारत में विभिन्न प्रकार के दर्रे हैं, जिनमें से हम कुछ मुख्य को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जम्मू कश्मीर अर्थात लद्दाख में। तो यहाँ जो दर्रा है इसे बुर्जिला दर्रा कहा जाता है। यहाँ बुर्जिला दर्रा है, बुर्जिला। उसके बाद यहाँ पे एक दर्रा है बनिहाल, बनिहाल। फिर इधर एक दर्रा है जोजिला, जोजिला। उसके बाद ऊपर में एक यहाँ पे काराकोरम दर्रा, काराकोरम, काराकोरम दर्रा। और यहाँ पर भी एक है दर्रा जिसका नाम है पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा। तो इसकी एक ट्रिक बनती है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जो का पानी, जो का पानी पी बाबू। तो जो से हो गया यहाँ पे जोजिला दर्रा, फिर का से काराकोरम दर्रा, फिर पानी का पौ से यहाँ पे पीर पंजाल, फिर उसके बाद या फिर इसे पानी को छोड़ सकते हैं, ये पी से ले सकते हैं पीर पंजाल। उसके बाद बाबू का बा से बनिहाल, और उसके बाद और एक बू से इसका बुर्जिला दर्रा। तो ये हो गई जम्मू कश्मीर के जितने भी इम्पोर्टेंट दर्रे हैं उसकी ट्रिक। उसके बाद आगे है यहाँ पे नीचे, ये हो गया हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे प्रमुख 3 दर्रे हैं। इधर हो गया सिपकिला, सिपकिला दर्रा, जो देखिए ये चीन है, चीन को भारत से जोड़ता है। उसके बाद इधर रोहतांग, रोहतांग। और यहाँ ऊपर में बाड़ा लाचला, बाड़ा लाचला। तो इसके प्रमुख 3 दर्रे हैं। पहला सिपकिला जो कि चीन और भारत को एक दूसरे से जोड़ता है। उसके बाद ऊपर में बड़ा लाचला जो कि जम्मू कश्मीर को हिमाचल प्रदेश या फिर भारत के अन्य राज्यों से जोड़ता है, ये वाला। और उसके बाद इधर रोहतांग, ये रोहतांग। उसके बाद आगे है उत्तराखंड, ये नीचे ये वाला हो गया उत्तराखंड। यहाँ के कुछ प्रमुख दर्रे हैं। तो उत्तराखंड के कुछ प्रमुख दर्रे हैं यहाँ पे। सबसे पहला धर्मा, फिर नीति, उसके बाद माना, और उसके बाद लीपू लेक, लीपू लेक। तो ये कुछ दर्रे हैं जो कि उत्तराखंड के हैं। तो इसकी भी एक ट्रिक बनती है, नीलिमा, नीलिमा धर्मा। उत्तराखंड की होगी नीलिमा धर्मा। तो नी से हो गया नीति, ली से लिपुलेख, मा से माना, और धर्मा से धर्मा। उसके बाद आगे हम देखेंगे सिक्किम में, ये हो गया सिक्किम। और यहाँ पे 2 प्रमुख दर्रे हैं। पहला है नाथुला, दूसरा है जेलेपला, नाथुला और जेलेपला, जेलेपला। तो इसका जो ट्रिक है ये हो गया नाक जल गया, नाक जल गया। तो नाक से हो गया नाथुला और जल गया से जेलेपला। आप ऐसे बोल सकते हैं कि सिक्के के कारण नाक जल गया, तो सिक्के से हो गया सिक्किम, सिक्किम। और नाक से नाथुला और जल गया से जेलेपला। उसके बाद आगे यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे भी कुछ प्रमुख दर्रे हैं, ये अरुणाचल प्रदेश। तो पहला जो दर्रा है
ये है बोमडिला, उसके बाद दीफू, बोमडिला, बोमडिला दर्रा, उसके बाद दीफू दर्रा, उसके बाद यांग्याप, यांग्याप, यांग्याप दर्रा। तो इसकी भी एक ट्रिक बन जाएगी और ये ट्रिक हो जाएगी अरुणाचल प्रदेश में जितने भी दर्रे हैं, कुछ प्रमुख दर्रे जिसकी ट्रिक है अरुण ने बो दिया, तो क्या बो दिया, तो ऐसे बीज बो दिया, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। तो अरुण से अरुणाचल, बो से बोमडिला और दिया का दी से दीफू और या से यांग्याप। तो अरुण ने बो दिया, तो बीज बो दिया ऐसे करके, तो अरुण ने बो दिया बोमडिला, दीफू और यांग्याप अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद यहाँ पे है मणिपुर, ये है मणिपुर और यहाँ पे एक दर्रा है इस प्रकार से इस जगह, तो इसका नाम हो गया तुजू दर्रा, तुजू दर्रा। उसके बाद आगे देखते हैं महाराष्ट्र में 2 दर्रे हैं, 2 नहीं है वैसे तो है बहुत, पर हम देखेंगे 2। तो यहाँ पे है एक दर्रा जिसका नाम है भोर घाट और एक है इधर थाल घाट। तो जो भोर घाट है, भोर घाट, ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है, मुंबई को नासिक से। और जो थाल घाट है, थाल घाट, ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है, मुंबई को पुणे से। और एक यहाँ पे केरल में नीचे थाल घाट, थाल नहीं पाल घाट, पाल घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा। तो ये जो केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है और ये दोनों के सीमा के बीच स्थित है, केरल और तमिलनाडु के सीमा के बीच पाल घाट दर्रा। ये केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है, केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। तो इस इमेज में देखिए यहाँ पे पहले जम्मू कश्मीर में, ये जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र हो गया और यहाँ पे देखिए दर्रा काराकोरम दर्रा, उसके बाद यहाँ पे बुरजिला दर्रा, फिर पीर पंजाल दर्रा, उसके बाद यहाँ पे जोजिला दर्रा और यहाँ पे बनिहाल दर्रा। उसके बाद यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में ये सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा, उसके बाद यहाँ पे बड़ा लाचला दर्रा और यहाँ पे रोहतांग दर्रा। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए उत्तराखंड में, ये हो गया उत्तराखंड ये वाला क्षेत्र, और यहाँ पे हो गया, यहाँ पे पहले धर्मा हो जाएगा, फिर यहाँ पे नीति, फिर माना और उसके बाद यहाँ पे लिपुलेख। उसके बाद आगे यहाँ पे देखिए सिक्किम में पहला नाथुला और उसके बाद जैलेपला। फिर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में देखिए तो यहाँ पे बोमडिला हो जाएगा, बोमडिला। उसके बाद यहाँ पे यांग्याप और यहाँ पे एक दीफू। उसके बाद यहाँ पे मणिपुर में तुजू दर्रा। फिर नीचे महाराष्ट्र में देखिए, शायद मैंने वहाँ पे थोड़ा उल्टा बता दिया कि भोर घाट जो है ये नासिक को मुंबई से जोड़ता है, लेकिन यहाँ पे थाल घाट जो है ये हो जाएगा मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला। थाल घाट मुंबई को नासिक से जोड़ता है, मुंबई को नासिक से जोड़ता है। और उसके बाद भोर घाट जो है ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है, मुंबई को पुणे से जोड़ता है, पुणे से। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे हो गया पाल घाट, ये दोनों की सीमाओं के बीच स्थित है, केरल और तमिलनाडु, और ये दोनों को ही जोड़ता है, केरल और तमिलनाडु को। तो ये हो गया हमारे कुछ दर्रे। अब हम आगे देखेंगे पर्वत श्रेणियाँ। तो आइए देखते हैं पर्वत श्रेणियाँ, भारत की कुछ प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ। तो देखिए ये वाला क्षेत्र, ये पूरा हिमालय का रेंज है और इसे हमने पहले भी पढ़ा है। तो ये वाले क्षेत्र को छोड़ के बाकी हम नीचे के देखेंगे जितने भी पर्वत और पर्वत श्रेणियाँ हैं उन्हें। फिर भी मैं एक बार इसे बता देती हूँ। ये जो पहला है यहाँ पे ट्रांस हिमालय है,
और ट्रांस हिमालय के भी कुछ भाग हैं। तो पहला भाग जो है या ये काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, फिर जास्कर, ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये हो गया ट्रांस हिमालय का भाग, ट्रांस हिमालय का भाग। उसके बाद आगे है यहाँ पे बृहद हिमालय, ये बृहद हिमालय। उसके बाद आगे यहाँ पे लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक। अब यहाँ पे आगे देखिए सिक्किम में, ये हो गया सिक्किम, और सिक्किम में जो पर्वत है ये है कंचनजंगा, कंचनजंगा, और ये इंडिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, कंचनजंगा पर्वत। उसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है ये है अरुणाचल प्रदेश का, और यहाँ पे जो पर्वत पाई जाती है ये पहला है डाफला, अबीर, मिरी और मिसमी। ये चार यहाँ से याद रखेंगे आप, डाफला, अबीर, फिर मिरी और मिसमी। ये सब आपको पीडीएफ में लिखी हुई मिल जाएगी। उसके बाद आगे यहाँ पे है नीचे असम, ये वाला हो गया असम, असम का क्षेत्र है, और यहाँ पे जो पहाड़ियाँ पाई जाती है ये है मिकिर, मिकिर और रेंगमा, रेंगमा पहाड़ियाँ। उसके बाद आगे देखिए ये वाला क्षेत्र, ये वाला, ये हो गया नागालैंड, नागालैंड, और यहाँ पे नागा पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, नागा पहाड़ियाँ। तो जैसा कि इसका नाम में ही है नागालैंड, तो और यहाँ पे नागा पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे है मणिपुर, मणिपुर में मणिपुर की पहाड़ियाँ। उसके बाद आगे है मिजोरम, मिजोरम में मिजो की पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ। उसके बाद आगे यहाँ पे छोटा ऐसा त्रिपुरा, ये जो त्रिपुरा है ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है, देखिए तीनों ओर से, इधर भी नीचे दक्षिण भी, और इधर भी पश्चिम में। तो इसमें यहाँ पे जो पहाड़ियाँ पाई जाती है ये भी त्रिपुरा पहाड़ियाँ। जो भी नाम है राज्य का उसी नाम से रिलेट कर, अर्थात रिलेटेड पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में हो गया डाफला, अबीर, मिरी और मिसमी, और फिर उसके बाद असम में मिकिर और रेंगमा, फिर उसके बाद नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर में मणिपुर की पहाड़ियाँ, मिजोरम में मिजो की पहाड़ियाँ, उसके बाद त्रिपुरा में त्रिपुरा की पहाड़ियाँ। उसके बाद आगे देखिए यहाँ बिहार में, ये हो गया बिहार, बिहार में कैमूर की पहाड़ियाँ, यहाँ पे कैमूर की पहाड़ियाँ और बराबर की पहाड़ियाँ, कैमूर और बराबर की पहाड़ियाँ, बराबर की पहाड़ियाँ। उसके बाद ये वाला हो गया पश्चिम बंगाल, यहाँ पे दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ, दार्जिलिंग पहाड़ी इस क्षेत्र में। उसके बाद ये हमारा झारखंड, ये झारखंड हो गया, और झारखंड में जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, झारखंड, यहाँ पे रामगढ़ की पहाड़ी। उसके बाद यहाँ पे राजमहल पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी, और यहाँ पे दालमा रेंज, दालमा रेंज या दालमा की पहाड़ियाँ, ये हो गया। उसके बाद ये है ओडिशा, तो ओडिशा में जो पहाड़ी पाई जाती है ये गढ़ जात की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, गढ़ जात की पहाड़ियाँ। तो गढ़ जात की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? ये ओडिशा में है। उसके बाद अगला है यहाँ पे मध्य प्रदेश, ये हो गया बीच वाला, ये मध्य प्रदेश हो गया। और यहाँ पे जो पहाड़ियाँ पाई जाती है पर्वत श्रृंखला, ये पहला पर्वत श्रृंखला है यहाँ पे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, विंध्य पर्वत श्रेणी।
फिर यहीं पे है महादेव की पहाड़ियाँ, महादेव पहाड़ियाँ जिसकी सर्वोच्च चोटी जो है ये धूपगढ़ है। उसके बाद यहाँ पे है मैकाल पर्वत श्रेणी और जिसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, अमरकंटक जहाँ से सोन नदी निकलती है और नर्मदा नदी। उसके बाद हम आगे देखते हैं। उसके बाद आगे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में ये हो गया महाराष्ट्र, ये वाला क्षेत्र, ये पूरा आप देख रहे हैं, ये महाराष्ट्र। तो यहाँ पे जो पर्वत श्रेणी पाई जाती है ये यहाँ पे सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। फिर इसके नीचे अजंता, अजंता पर्वत श्रेणी। और यहीं से देखिए इसी क्षेत्र से ये पश्चिमी घाट यहाँ से पार होता है पूरा नीचे तक, तो इसे यहाँ पे सह्याद्री पर्वत कहा जाता है, सह्याद्री पर्वत, सह्याद्री पर्वत। फिर यहाँ पे देख लीजिए गुजरात में, ये हो गया गुजरात, ये गुजरात। यहाँ पे जो पहाड़ियाँ पाई जाती है ये कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे कच्छ, कच्छ पहाड़ियाँ, कच्छ हिल्स। उसके बाद यहाँ पे मांडव, मांडव पहाड़ियाँ। उसके बाद यहाँ पे गिरनार, गिरनार। और यहाँ पे गिर रेंज, गिर रेंज। ये लाइन बाय लाइन, यहाँ पे पहला हो गया कच्छ, कच्छ, उसके बाद यहाँ पे मांडव, फिर नीचे यहाँ पे गिर, उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे गिरनार, उसके बाद यहाँ पे गिर, गिर रेंज। फिर अगला जो यहाँ पे राजस्थान में, ये वाला पूरा क्षेत्र हो गया राजस्थान का, ये क्षेत्र राजस्थान, ये वाला पूरा। यहाँ पे जो पहाड़ी पाई जाती है ये है अरावली, ये कुछ इस प्रकार से है, अरावली रेंज, अरावली। और यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है ये है माउंट आबू, माउंट आबू। ये अरावली पर्वत हो गया, अरावली पर्वत श्रृंखला। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू। अच्छा, महाराष्ट्र में और एक पर्वत है हरिश्चंद्र पर्वत, कुछ यहाँ पे हरिश्चंद्र पर्वत, हरिश्चंद्र की पहाड़ी या फिर पर्वत। उसके बाद है नीचे यहाँ पे कर्नाटक, ये हो गया कर्नाटक का क्षेत्र। और यहाँ पे जो पहाड़ी पाई जाती है एक बाबा बुदान, बाबा बुदान हिल्स या पहाड़ी। यहीं पे कुद्रेमुख की खान भी है। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए ये हो गया तमिलनाडु, ये तमिलनाडु का क्षेत्र। और यहाँ पे जो पहाड़ी पाई जाती है यहाँ पे देखिए नगारी हिल्स, नगारी हिल्स। उसके बाद यहाँ पे जवादी, जवादी हिल्स। उसके बाद आगे सेवरॉय की पहाड़ियाँ कुछ इस प्रकार से हैं, सेवरॉय, सेवरॉय, सेवरॉय की पहाड़ी। उसके बाद यहाँ पे इस प्रकार से पालनी, पालनी की पहाड़ियाँ। उसके बाद आगे देखिए ये हो गया केरल, केरल और तमिलनाडु के बीच में यहाँ पे बॉर्डर में यहाँ पे है कार्डेमम की पहाड़ी, कार्डेमम की पहाड़ी। और देखिए ये इधर हो गया पश्चिमी घाट और इधर हो गया पूर्वी घाट। और ये जो दोनों मिलती है यहाँ पे इस क्षेत्र में, तो यहाँ पे नीलगिरी पर्वत का निर्माण होता है, नीलगिरी पर्वत। ये तीनों के बॉर्डर में है, कर्नाटक में भी, तमिलनाडु और केरल। और नीलगिरी पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है ये है दो दो बेटा। तो ये हो गया यहाँ पे नीलगिरी। और उसके बाद यहाँ पे नीचे, इसके नीचे हो गया अन्नामलाई, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। और ये कहाँ पे है, तो ये केरल और तमिलनाडु की सीमा पे है, केरल और तमिलनाडु की सीमा पे। जिस प्रकार से कार्डेमम पहाड़ी ये केरल और तमिलनाडु के सीमा पे है, उसी प्रकार से ये जो अन्नामलाई है ये भी केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। अच्छा, यहाँ पे जो कर्नाटक है इसमें और एक पहाड़ी है यहाँ पे ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी
ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, ये यहाँ पे है कुछ इस प्रकार से। उसके बाद ऊपर वाला क्षेत्र देखिए, ये हो गया आंध्र प्रदेश। ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, यहाँ पे जो पहाड़ियाँ पाई जाती है ये है पहला नल्ला मलाई, नल्ला मलाई। उसके बाद इसके नीचे यहाँ पे हो गया वेलिकोंडा, और यहाँ पे नीचे पालकोंडा, वेलिकोंडा और उसके बाद पालकोंडा, पालकोंडा, ये वाला पालकोंडा, ये हो गया वेलिकोंडा, और यहाँ पे नल्ला मलाई। और मेघालय यहाँ पे छूटा हुआ है, मेघालय। तो मेघालय में जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, पहला है गारो, फिर खासी, फिर जयंतिया। तो इस नाम से यहाँ पे जनजातियाँ भी पाई जाती हैं और यहाँ पे पहाड़ियाँ भी इसी नाम से पाई जाती हैं। ये हो गया मेघालय वाला क्षेत्र। देखिए ये पश्चिम बंगाल नहीं, ये बांग्लादेश से सीमा साझा करता है मेघालय, मेघालय। इसमें 3 पहाड़ियाँ हैं और ये पहाड़ियाँ कुछ इस प्रकार से हैं। ये हो गया इस प्रकार से, कीप के आकार का, इस प्रकार से, गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी और जयंतिया, जयंतिया। ये कुछ इस प्रकार से है। इसी कारण यहाँ पे जो बादल होती है, मानसून वाली पवनी, ये यहाँ पे फंस जाती है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा कराती है, जहाँ की मासिन राम है, और यहीं पे विश्व की सबसे ज़्यादा बारिश मासिन राम में होती है। तमिलनाडु में 2 छूट रही है, मैं वो भी बता देती हूँ लोकेशन के साथ। तो देखिए यहाँ पे कुछ यहाँ पास है पंचमलाई पहाड़ियाँ, लेकिन ये सेवरोई से थोड़ा नीचे होगी। तो यहाँ पे सेवरोई है, तो इसके थोड़ा नीचे यहाँ पे ये हो जाएगी पंचमलाई की पहाड़ी, पंचमलाई की पहाड़ियाँ। और उसके बाद यहाँ पे नीचे पालनी के साथ ही यहाँ पे हो गया सिरोमलाई की पहाड़ी, सिरोमलाई पहाड़ियाँ। और यहाँ पे कार्डेमम पहाड़ी है और उसके ऊपर में यहाँ पे इलायची पहाड़ियाँ भी हैं। देखिए अलग अलग है, एक कार्डेमम पहाड़ी तो है ही, और ऊपर से यहाँ पे इसके ऊपर में ही, कार्डेमम पहाड़ी के ऊपर में ही यहाँ पे इलायची की पहाड़ियाँ भी स्थित हैं। तो ये हो गया पर्वत और पर्वत श्रृंखला भारत की। इस इमेज में देख लीजिए, तो पहले हम पूर्वोत्तर भारत से देख लेते हैं। देखिए डाफला, फिर उसके बाद यहाँ पे मेरी, अबीर और मिसमी, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद यहाँ पे है मेघालय, यहाँ गारो, खासी और जयंतिया। और एक पहाड़ी जो है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, पटकाई बूम। ये इस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश हो गया। यहाँ पे एक पटकाई बूम पहाड़ी भी स्थित है। उसके बाद यहाँ पे नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर में मणिपुर की पहाड़ियाँ, फिर मिजोरम में मिजोरम की पहाड़ियाँ, और यहाँ पे त्रिपुरा में त्रिपुरा की पहाड़ियाँ। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे हो गया झारखंड, झारखंड में राजमहल हिल्स। उसके बाद यहाँ रामगढ़ का हिल्स, रामगढ़ की पहाड़ी। फिर उसके बाद यहाँ पे बिहार, बिहार है, तो बिहार में जो पहाड़ियाँ पाई जाती है वो बराबर की पहाड़ियाँ और कैमूर हिल्स। उसके बाद नीचे ओडिशा, तो यहाँ पर गढ़जात की पहाड़ियाँ। उसके बाद यहाँ मध्य प्रदेश में देखिए, ये वाला भाग पूरा हो गया मध्य प्रदेश का। यहाँ पे जो पहाड़ी पाई जाती है विंध्यन श्रेणी, फिर महादेव, और यहीं पे महादेव की जो सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। और उसके बाद यहाँ पे मैकाल पर्वत, जिसकी ऊंची चोटी अमरकंटक है। और यहाँ पे कैमूर रेंज, ये कैमूर रेंज जो है यहाँ पे बिहार में चला जाता है, कैमूर रेंज। उसके बाद यहाँ पे राजस्थान में ये वाला पूरा क्षेत्र, ये राजस्थान का हो गया। यहाँ पे अरावली पर्वत श्रेणी, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है ये गुरु शिखर है। उसके बाद यहाँ पे गुजरात, गुजरात में पहला है कच्छ की पहाड़ियाँ। उसके बाद यहाँ पे मांडव की पहाड़ियाँ, फिर गिरनार की पहाड़ी, फिर गिर पहाड़ियाँ। उसके बाद आगे यहाँ पे महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र हो गया।
यहाँ जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, उसके बाद अजंता, फिर हरिश्चंद्र और बालाघाट। उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पे कर्नाटक में जो है ये बाबा बुदान पहाड़ी, उसके बाद ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। फिर यहाँ पे नीचे कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ, जिसकी सबसे ऊंची चोटी दो बेटा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई, पापीकोंडा और पापीकोंडा की जगह पालकोंडा। उसके बाद यहाँ पे नीचे है ये तमिलनाडु है यहाँ पे, और यहाँ पे नगारी हिल्स, जवादी हिल्स, सेवरॉय, फिर यहाँ पे सिरुमिलाई, उसके बाद यहाँ पे पालनी, और नीचे जो हो गया केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे ये कार्डेमम की पहाड़ी, ऊपर में यहाँ पे इलायची की पहाड़ियाँ भी आपको देखने को मिलेगी, और उसके ऊपर में आपको अन्नामलाई की पहाड़ियाँ मिलेगी। और अन्नामलाई की जो सबसे ऊंची चोटी है ये अनाई मुड़ी है। ये थोड़ा मैप में आगे पीछे हो रहा है ऊपर नीचे, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि कौन पहले उसके बाद कौन बाद में। तो पहले हो गया कार्डेमम की पहाड़ी, फिर यहाँ पे इलायची की पहाड़ियाँ, फिर यहाँ पे अनाई मुड़ी जिसकी सबसे ऊंची अन्नामलाई जिसकी सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड़ी है, और उसके ऊपर में नीलगिरी पर्वत श्रृंखला जिसकी सबसे ऊंची चोटी दो बेटा। तो ये जो पेज है ये भी मैं आपको PDF में दे दूंगी, है ना, और PDF में तो सब इसकी डिटेल लिखी हुई है, तो आप उसमें से भी एक बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा देख के। और PDF आपको कहाँ मिलेगी, तो इसके लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 6206193277। तो ये नंबर है कांटेक्ट नंबर, जिस पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे कुछ राष्ट्रीय पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य। तो आइए देखते हैं राष्ट्रीय पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य एवं बायोस्फीयर रिजर्व। तो सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रीय पार्क। तो राष्ट्रीय पार्क किसे कहा जाता है, तो राष्ट्रीय पार्क जो है ये किसी विशेष प्रकार के जंतुओं के लिए नहीं बनाया जाता है, इसमें सभी प्रकार के जंतुओं को संरक्षित किया जाता है। तो ये किसी एक स्पेशल जानवर के लिए नहीं होता है, बल्कि ये सभी जितने भी प्रकार के जीव जंतु हैं वो सबको संरक्षित करने के लिए बनाया जाता है। राष्ट्रीय पार्क के समीप या इसके सीमित क्षेत्र के अंदर मानव अधिवास स्थापित नहीं किया जा सकता है, अर्थात किसी भी मानव गतिविधि की अनुमति यहाँ पे नहीं होती है। तो यहाँ पे मानव का इलाका नहीं बस सकता है और कोई भी मानव गतिविधि नहीं हो सकती है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये हो गया राष्ट्रीय पार्क। तो वर्तमान समय में देश में कुल 106 राष्ट्रीय पार्क हैं, और ये वर्तमान जो डाटा है ये 2023 के अनुसार है, और यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 1.35% हिस्सा है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 44,402 वर्ग किलोमीटर भूभाग अधिग्रहित करता है। तो देखिए अभी वर्तमान समय में कुल 106 नेशनल पार्क हैं, और ये जो डाटा है ये 2023 के अनुसार है। तो भारत का जितना भी भौगोलिक क्षेत्रफल है ये हो गया हमारा पूरा भारत, ये कुछ इस प्रकार से मान लीजिए। तो ये भारत का जितना भी भूभाग है इसका कुल 44,402 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पे स्थित है राष्ट्रीय पार्क। मान लीजिए ये पूरा क्षेत्रफल जो है ये इतना है, और इसमें से 44,000 जो इतना आता है, तो इतने क्षेत्रफल पे पूरा ये फैला हुआ है भारत में। उसके बाद आगे है राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और जैव विविधता का संरक्षण करना है, साथ ही शिक्षा मनोरंजन को भी बढ़ावा देना है। भारत में राष्ट्रीय उद्यान IUCN श्रेणी 2 के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र माना जाता है। तो जो नेशनल पार्क होते हैं इसका उद्देश्य क्या होता है, तो इसका जो उद्देश्य है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा तो करना ही है ही, साथ ही साथ जैव विविधता को भी बढ़ावा देना है और उसका संरक्षण भी करना है, और उसके साथ साथ ही शिक्षा और मनोरंजन को भी बढ़ावा देना है। बहुत सारे लोग राष्ट्रीय पार्क में घूमने भी जाते हैं, तो जाने से वे बहुत कुछ सीखते भी हैं, जिससे शिक्षा को भी बढ़ावा मिलता है और मनोरंजन भी होता है। तो ये हो गया। उसके बाद आगे लिखा है वर्ष 1936 में भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया। वर्तमान समय में इसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, और ये उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित है। तो पहला जो राष्ट्रीय पार्क है वो 1936 में स्थापित किया गया, और ये कहाँ पे, उत्तराखंड में
किस जगह पे? तो नैनीताल, नैनीताल। और इसका नाम है हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क, और जिसका नाम बदल के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया है। लेकिन अभी भी वर्तमान समय में इसका जो नाम है, इसका नाम चेंज करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। रामगंगा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, क्योंकि इस जो पार्क से है एक रामगंगा नदी बहती है और इसी के नाम पे इसका नाम चेंज करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। ये करंट का न्यूज है। उसके बाद आगे है वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य। तो वन्यजीव अभ्यारण्य में क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए, अभ्यारण्य में अनुमति के बिना शिकार करना वर्जित है, लेकिन चराई और गौ पशुपालन के आवागमन की विशेष छूट होती है। तो यहाँ पे अनुमति के बिना तो नहीं कर सकते हैं शिकार, लेकिन यहाँ पे चराई किया जा सकता है और पशुपालन अर्थात गौ पशुपालन के आने जाने की छूट होती है। अभ्यारण्यों की स्थापना भी जैव विविधता के संरक्षण के अभिप्राय से ही की जाती है, परंतु अभ्यारण्यों में मानव गतिविधि को लेकर राष्ट्रीय पार्कों की तरह नियम कठोर नहीं है। मतलब यहाँ पे कुछ नियम जो है वो सरल है, अर्थात यहाँ पे मानव गतिविधियाँ की जा सकती हैं और चराई भी की जा सकती है, गौ पशुपालन का आना जाना भी यहाँ पे छूट। जिस तरह राष्ट्रीय पार्कों में बहुत ही ज़्यादा कठोर नियम है कि वहाँ पे कोई भी मानवीय गतिविधियाँ नहीं हो सकती है, लेकिन इसमें हो सकती है। वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या है? तो भारत में वन्य जीव अभ्यारण्यों की स्थापना 1974 में पारित वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के साथ हुई। इन्हें IUCN श्रेणी 4 के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। वर्तमान समय में भारत में कुल 573 वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित हैं, 573, और ये भी 2023 के अनुसार है, जो 1,23,725 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। और ये कितने प्रतिशत भूभाग को घेरते हैं? तो भारत के ये 3.76% भूभाग को घेरते हैं। तो ये पूरा भारत है, ये अपने आप में 100% है, तो इसी का ये 3% भाग को घेरता है। ये पूरा ही बिखरा हुआ है, इधर उधर एक ही जगह पे नहीं है। बस मैं इसे समझाने के लिए एक ही जगह पे बता दे रही हूँ कि ये 3.76% भाग को घेरे हुए हैं वन्यजीव अभ्यारण्य। उसके बाद आगे है बायोस्फीयर रिजर्व, जीवमंडल निचय। तो जीवमंडल निचय जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र विशेष प्रकार का भौमिक एवं तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है। इसका उद्देश्य स्थानीय सांस्कृतिक जंतु पादों अर्थात पादप या फिर पेड़ पौधे को संरक्षित करना है, जिन्हें यूनेस्को के मानव एवं जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। तो भारत में वर्तमान समय में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें से 11 यूनेस्को की मानव और संरक्षित जैवमंडल सूची में 11 नहीं 12 होगा। यूनेस्को की मानव एवं संरक्षित जैवमंडल सूची में शामिल है नीलगिरी जीवमंडल निचय। देश का पहला जीवमंडल निचय है, जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी। तो अभी वर्तमान समय में भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व मंडल है, और जिसमें से 12 हैं जो कि यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। यूनेस्को, इसका मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस में। और भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये नीलगिरी रिजर्व है, और जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी। तो ये यूनेस्को के द्वारा 12 जो जैव मंडल क्षेत्र हैं जिन्हें मान्यता दिया गया, उसमें पहला है नीलगिरी। और इसे कब मान्यता मिला था? ये 2000 में, और ये कहाँ है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के बीच में, बॉर्डर क्षेत्र में। उसके बाद है मन्नार की खाड़ी, और ये तमिलनाडु में स्थित है, इसे 2001 में मान्यता मिला था। उसके बाद सुंदरबन, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। उसके बाद नंदा देवी, ये उत्तराखंड में। नोकरेक जो कि है मेघालय में स्थित है। फिर पंचमढ़ी जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और उसके बाद है सिमलीपाल ओडिशा में हो गया। अचानकमार ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में स्थित है, अमरकंटक पहाड़ी पे। उसके बाद है ग्रेट निकोबार अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पे स्थित है, और इसे 2013 में मान्यता मिला है। फिर अगस्त मलाई, और ये केरल और एवं तमिलनाडु के मध्य में स्थित है, इसे 2016 में मिला है। फिर कंचनजंगा, ये सिक्किम में स्थित है, 2018 में इसे मिला। और हाल ही में सबसे नवीनतम जो है ये पन्ना है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है, और इसे 2020 में मान्यता मिला है। उसके बाद आगे यहाँ पे देखिए
सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है ये कच्छ, गुजरात की ये जो कि गुजरात में स्थित है कच्छ की खाड़ी। और सबसे छोटा जो है ये डिब्रू सैखोवा है, ये असम में स्थित है। आप बस ये सब याद रखिए कि ये कहाँ स्थित है और कौन से रिजर्व है। जैसे कि आपसे पूछ दिया कि सिमलीपाल कहाँ है, तो ये ओडिशा में स्थित है। फिर ग्रेट निकोबार, अचानकमार, तो ये कहाँ स्थित है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आगे है कुछ राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य भारत के। तो पहले हम देखते हैं असम में। असम में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं और कौन कौन से वन्यजीव अभयारण्य हैं। तो यहाँ पे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये गेंडे के लिए फेमस है, एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसे आप याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, असम में स्थित है ये। उसके बाद है मानस वन्यजीव अभयारण्य, ये भी असम में ही स्थित है। और उसके बाद यहाँ पे है गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य, सोनाई रूपा वन्यजीव अभयारण्य और बरनाड़ी अभयारण्य। तो इसमें से ये दो इंपॉर्टेंट है, काजीरंगा और मानस। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश में जो स्थित है ये पहला है नामदफा वन्यजीव अभयारण्य और ईटानगर अभयारण्य। तो अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है ये ईटानगर ही है, तो इससे आप ये रिलेट कर सकते हैं। और नामदफा वन्यजीव अभयारण्य, तो इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए अरुणाचल प्रदेश में है अरुण, तो ये अरुण जो है ये किसी का नाम है, तो इससे आप याद रख सकते हैं नामदफा वन्यजीव अभयारण्य। उसके बाद है आंध्र प्रदेश में है कोलेरू एलिकेनरी कोरिंगा अभयारण्य, कोलेरू अभयारण्य डायरेक्ट आप बोल सकते हैं। उसके बाद मजीरा अभयारण्य, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद है नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभयारण्य, ये इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद है पापीकोंडा अभयारण्य। तो आंध्र प्रदेश में आप जानते हैं कि कोलेरू झील भी है एक, तो उससे आप याद कर सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में ये कोलेरू अभयारण्य स्थित है। उसके बाद नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभयारण्य ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। और पापीकोंडा अभयारण्य ये यहीं पे स्थित है। और यहाँ पे पापीकोंडा नाम से एक पर्वत श्रृंखला भी है, पालकोंडा, पापीकोंडा, वेलिकोंडा और नल्लामलाई। उसके बाद है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, यहाँ पे है रॉस आइलैंड नेशनल पार्क। तो रॉस आइलैंड के बारे में मैंने पहले ही पढ़ाया था शुरू के क्लासेस में, जब स्टार्ट हुई थी क्लासेस तब। उसके बाद है सैडल पीक नेशनल पार्क। तो जो सैडल पीक है ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, तो सैडल पीक। उसके बाद रॉस आइलैंड और बेरन आइलैंड। देखिए बेरन एक ज्वालामुखी का नाम है, तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं। जो बेरन ज्वालामुखी है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही स्थित है, तो उससे ये रिलेट हो जाएगा बेरन आइलैंड अभयारण्य। और नारकोंडम, ये भी एक ज्वालामुखी का ही नाम है, बेरन और नारकोंडम। और सैडल पीक जो कि सबसे ऊंची चोटी है अंडमान निकोबार की। उसके बाद रॉस आइलैंड जो कि अंडमान निकोबार में ही स्थित है। तो ये चारों जो है ये जाना हो गया। तो रॉस आइलैंड, सैडल पीक, बेरन आइलैंड अभयारण्य और नारकोंडम अभयारण्य। उसके बाद आगे है बिहार में। तो बिहार में सबसे पहला है भीमबांध अभयारण्य, फिर राजगीर अभयारण्य, संजय गांधी जैविक उद्यान और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो ये वाल्मीकि जो है ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद राजगीर अभयारण्य जो कि बिहार में ही राजगीर है, तो शायद ये नालंदा को राजगीर बोला जाता है, नालंदा जिले को। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं राजगीर अभयारण्य, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, और एक हो गया संजय गांधी जैविक उद्यान और भीमबांध अभयारण्य। फिर है छत्तीसगढ़ में है संजय नेशनल पार्क, यहाँ पे संजय गांधी होगा, संजय गांधी नेशनल पार्क। तो नहीं, बिहार में जो है ये जैविक उद्यान है और यहाँ पे नेशनल पार्क हो गया राष्ट्रीय उद्यान। तो ये संजय गांधी नेशनल पार्क यहाँ छत्तीसगढ़ में स्थित हो गया, और इंद्रावती नेशनल पार्क। तो ये दो जो नेशनल पार्क हैं ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। उसके बाद अगला है गुजरात में। तो गुजरात में है गिर नेशनल पार्क, फिर बंसदा नेशनल पार्क, बरदा अभयारण्य और नल सरोवर अभयारण्य। तो देखिए गिर पहाड़ी अभी हमने पढ़ा, तो गुजरात से गिर नेशनल पार्क, फिर बंसदा। तो देखिए इसे आप रिलेट कर सकते हैं, यहाँ पे गुजरात के लास्ट में रात है
और यहाँ पे है सदा, तो रात जो है ये सदा के लिए नहीं रहती है, तो इससे हो गया गुजरात में बंसदा नेशनल पार्क। उसी प्रकार से बरदा, बंसदा बरदा और नल सरोवर। उसके बाद है गोवा। गोवा में स्थित है भगवान महावीर नेशनल पार्क। यहाँ पे 2 बार लिखा गया है, भगवान महावीर नहीं, एक भगवान महावीर नेशनल पार्क है और एक भगवान महावीर अभ्यारण्य है। उसके बाद बोदला अभ्यारण्य और कोटी गांव अभ्यारण्य, ये दोनों इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आगे है हरियाणा में। हरियाणा में है भिंडावास अभ्यारण्य और एक सुल्तानपुर पक्षी विहार, ये वाला इम्पॉर्टेंट है, सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा में स्थित है। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में है सीकरी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य, फिर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क और गोविंद सागर अभ्यारण्य तथा मनाली अभ्यारण्य। तो हिमाचल प्रदेश में मनाली स्थित है, यहाँ पे पिन वैली नेशनल पार्क, ये इम्पोर्टेंट हो गया। और उसके बाद ये फर्स्ट वाला सीकरी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य, तो यहाँ पे सीकरी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क और पिन वैली राष्ट्रीय पार्क, फिर गोविंद सागर अभ्यारण्य और एक मनाली अभ्यारण्य। उसके बाद है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में स्थित है दाचीग्राम अभ्यारण्य, हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क, उसके बाद किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, गुलमर्गा अभ्यारण्य, फिर काराकोरम अभ्यारण्य। तो काराकोरम और गुलमर्गा ये आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि काराकोरम जो है हम शुरू से यहीं पे पढ़ते आ रहे जम्मू कश्मीर में। गुलमर्गा, उसके बाद अगला सलीम अली, किश्तवाड़, हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क और एक दाचीग्राम अभ्यारण्य। फिर है झारखंड में। तो झारखंड में जो अभ्यारण्य है, ये पहला है तोपचाची अभ्यारण्य, लावालौंग अभ्यारण्य, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य, फिर दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य, बेतला वन्यजीव अभ्यारण्य, महुआटाड़ वन्यजीव अभ्यारण्य और पालकोट अभ्यारण्य। उसके बाद आगे है कर्नाटक में। कर्नाटक में है बांदीपुर नेशनल पार्क, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कर्नाटक का बांदीपुर नेशनल पार्क। उसके बाद बन्नरघट्टा, नागरहोल, फिर अंसी, कुद्रेमुख, ये सब स्थित है। 2-3 बार आप इसे देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद है केरल में। केरल में है पेरियार, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, तो पेरियार नदी भी है एक वहाँ पे, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि केरल में जो है ये पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। उसके बाद वेनाड वन्यजीव अभ्यारण्य, फिर साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, केरल में है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। और फिर इडुक्की अभ्यारण्य, तो यहाँ पे एक इडुक्की परियोजना भी चलाई जा रही है, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये बताया था इडुक्की वाला परियोजना। उसके बाद है पेरियार अभ्यारण्य, तो एक हो गया पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, एक हो गया पेरियार अभ्यारण्य और साइलेंट वैली नेशनल पार्क और एक इडुक्की, तो ये चारों इम्पोर्टेंट हो जाता है केरल से। उसके बाद है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में है ये पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य, उसके बाद कान्हा किसली नेशनल पार्क, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क। तो मध्य प्रदेश वाले जितने भी नेशनल पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, इसे आप देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये हाल ही में करंट में बहुत चर्चे में रहे थे। बांधवगढ़ भी, पन्ना भी और पेंच भी, ठीक है ना। ये जो पेंच है, पेंच नेशनल पार्क, इसका कुछ भाग मध्य प्रदेश में भी आता है, क्योंकि ये जो बॉर्डर के बीच बीच एकदम ये स्थापित किया गया है, तो इसके कारण ये महाराष्ट्र में भी है और इसका कुछ भाग मध्य प्रदेश में भी स्थित है। तो अगला है महाराष्ट्र में ताडोया नेशनल पार्क, ताडोया, और उसके बाद है पेंच नेशनल पार्क। देखिए पेंच जो नेशनल पार्क जो है ये यहाँ भी आ जाता है। उसके बाद है नवेगांव राष्ट्रीय पार्क, फिर संजय गांधी नेशनल पार्क, और ये जो है बिहार में भी स्थित है। फिर बोर अभ्यारण्य, कोयना अभ्यारण्य। तो देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये कोयना हो जाता है, एक पेंच नेशनल पार्क और एक ताडोया। तो उसके बाद अगला है मणिपुर में। तो मणिपुर में है किबुल लमजाओ नेशनल पार्क, जो कि एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है, एक झील है, उसी के ऊपर ये नेशनल पार्क तैरता जैसा प्रतीत होता है। उसके बाद है मेघालय। मेघालय में है नोकरेक नेशनल पार्क, और नोकरेक नेशनल पार्क जो है ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, अर्थात जैव मंडल क्षेत्र भी है, जिसे यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। और उसके बाद है बाघमारा अभ्यारण्य और नोंग खिलेम अभ्यारण्य। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है नोकरेक वाला, नोकरेक नेशनल पार्क। उसके बाद अगला है ओडिशा।
उड़ीसा में स्थित है सिमलीपाल अभ्यारण्य, भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क और एक गहीरमाथा समुद्री अभ्यारण्य। ये जो गहीरमाथा समुद्री अभ्यारण्य है, यहाँ पे एक पीले रंग के कछुआ की खोज की गई है। पीले रंग का कछुआ, ये गहीरमाथा समुद्री अभ्यारण्य में। उसके बाद है पंजाब में स्थित है हरिके लेक अभ्यारण्य। हरिके बैराज जो है ये पंजाब में ही स्थित है। वहीं से जो पंजाब में है, हरिके बैराज से ही से पानी मिलता है, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं पंजाब में हरिके लेक अभ्यारण्य। उसके बाद है अगला राजस्थान में है रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य, फिर सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य, केवलादेव घाना पक्षी विहार, फिर डेजर्ट नेशनल पार्क डेजर्ट। उसके बाद है जवाहर सागर अभ्यारण्य, माउंट आबू अभ्यारण्य और एक रामगढ़ अभ्यारण्य। देखिए रामगढ़ जो है ये झारखंड में भी स्थित है, लेकिन यहाँ पे जो अभ्यारण्य है रामगढ़ अभ्यारण्य ये राजस्थान में स्थित है। और यहाँ से जो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये सारा ही इम्पोर्टेंट है। रणथंभौर भी, सरिस्का भी, केवलादेव भी और माउंट आबू और साथ ही साथ डेजर्ट और जवाहर सागर अभ्यारण्य। फिर अगला सिक्किम में है कंचनजंगा नेशनल पार्क, तो इसे ये वाला आपको याद हो ही गया होगा। उसके बाद है त्रिपुरा में है गुमटी अभ्यारण्य, एक ही अभ्यारण्य यहाँ पे स्थित है, तो त्रिपुरा में गुमटी अभ्यारण्य। देखिए अभ्यारण्य तो और भी है, लेकिन यहाँ पे एक ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, गुमटी अभ्यारण्य, त्रिपुरा गुमटी। उसके बाद अगला है उत्तर प्रदेश में है चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, फिर ये दुधवा नेशनल पार्क, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है उत्तर प्रदेश से, दुधवा नेशनल पार्क। उसके बाद है हस्तिनापुर अभ्यारण्य और राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। जो चंबल नदी है ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से गुजरती है, तो लास्ट में ये उत्तर प्रदेश पहुंचती है। इससे आप याद रख सकते हैं कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके बाद है उत्तराखंड में है फूलों की घाटी नेशनल पार्क। उसके बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है ये यही है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका पहला नाम था हेली नेशनल पार्क और अभी वर्तमान समय में इसका नाम कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। उसके बाद है राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और नंदा देवी। तो देखिए ये इसमें से फूलों की घाटी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और एक राजाजी और एक नंदा देवी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आगे है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन नेशनल पार्क, तो ये आपको याद हो ही गया होगा, सुंदरवन नेशनल पार्क। फिर है बुक्सा नेशनल पार्क और सिंगालीला नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। तो सुंदरवन नेशनल पार्क, बुक्सा और सिंगालीला ये पश्चिम बंगाल में स्थित हो गया। तो ये कुल 27 राज्यों के हमने नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य को देखा। अगर आपको ये याद नहीं होता है तो आप इसे 2-3 बार देखिए और जो मैंने इम्पोर्टेंट बताया है उसे एक बार लिखने की प्रैक्टिस की, आपको याद हो जाएगा। तो इसके साथ ही साथ भारत में बाघ परियोजनाएं भी प्रारंभ की गई है, तो वो भी मैं इसे अभी बता देती हूँ। बाघ परियोजना, बाघ परियोजना। तो भारत में बाघ परियोजना का जो प्रारंभ है ये 1 अप्रैल 1973 को किया गया है। इसका जो उद्देश्य है ये बाघों की कम होती हुई संख्या को रोकना है और बाघों की संख्या में वृद्धि करना है। तो सरकार के द्वारा काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं और जिसके कारण भारत में बाघों की संख्या में वृद्धि भी हुई है। और सबसे ज़्यादा जो बाघ है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में, और इसी के कारण इसे टाइगर राज्य के नाम से भी जाना जाता है, टाइगर राज्य। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ स्थित है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, और भारत में कुल 54 टाइगर रिजर्व हैं, टाइगर रिजर्व। ये अभी 2024 के अनुसार 54 टाइगर रिजर्व। देखिए 54 नहीं होगा, यहाँ पे 55 होगा और एक बढ़ गया है 55 टाइगर रिजर्व।
जो पहला टाइगर रिजर्व है ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यहीं पे ये टाइगर बाघ परियोजना चलाई जा रही है। तो प्रथम बाघ परियोजना इसी नेशनल पार्क में चलाई गई। जो अंतिम है अर्थात 55 ये हो जाएगा धौलपुर करौली, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में। और इसी प्रकार से भारत में और भी अन्य परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें है प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ। उसके बाद अगला प्रोजेक्ट हाथी, फिर गेंडा परियोजना, कछुआ संरक्षण परियोजना, फिर इसी प्रकार से घड़ियाल प्रजनन परियोजना, उसके बाद गिर सिंह परियोजना। ये गुजरात के सौराष्ट्र प्रायद्वीप में जो गिर एशियाई सिंह है अर्थात बाघ नहीं शेर, उन क्षेत्रों में चलाई जा रही है। उसके बाद है लाल पांडा परियोजना। ये जो पांडा होते हैं ना, ये पूर्वी हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, भारत के पूर्वी हिमालय क्षेत्र में। और ये एक मांसाहारी जीव है, मांसाहारी जीव। और अरुणाचल प्रदेश में इसे कैट बियर के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे कैट बियर के नाम से जाना जाता है। किसे? तो लाल पांडा को कैट बियर। तो ये सारे हो गए। आज हमने देखा भारत के प्रमुख दर्रे, फिर भारत के प्रमुख पर्वत और पर्वत श्रृंखला, उसके बाद राष्ट्रीय पार्क, वन्यजीव अभयारण्य, फिर बायोस्फीयर रिजर्व, फिर टाइगर परियोजना या टाइगर प्रोजेक्ट परियोजना। और इसी प्रकार से कुछ अन्य परियोजनाएं भी, अन्य परियोजना का नाम देखें, परियोजना। और यही हमारा प्रीलिम्स भी खत्म होता है आज। अब हम शुरू करेंगे मेंस, लेकिन ये भी कुछ दिनों के गैप के बाद। आपको जितनी भी पीडीएफ दी गई है उसे आप पढ़ते रहें और रिवीजन करते रहें। इससे आपको फ़ायदा होगा कि जब भी आपका एग्ज़ाम का डेट घोषित होगा आपको ज़्यादा लोड नहीं लगेगा। और प्रीलिम्स में ज्योग्राफी से 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे 24 नंबर आपके 20 से 24 नंबर आपको मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये जो प्रीलिम्स से पढ़ाई हुआ इसका एमसीक्यू नहीं होगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराया जाएगा जब मेंस ख़त्म हो जाएगा उसके बाद। तो अभी ज्योग्राफी का जो प्रीलिम्स है ये ख़त्म होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ टॉपिक छूटा है तो वो बताइएगा, मैं करवा दूँगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। इसकी पीडीएफ जो है मिल जाएगी और ये इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके ले सकते हैं, 6206193277। तो थैंक यू।